दोस्तों, कोरोना महामारी के खौफनाक रूप से आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन इस बीच कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोजी रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ब्लड कैंसर जानकारी है जरूरी। ब्लड कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो शुरुआत में ही यानी सही वक्त पर ही डायग्नोज हो जाए तो मरीज के जीने की उम्मीद कई गुना बढ़ सकती है। बात अगर हम आंकड़ों की करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल करीब 8 लाख लोग ब्लड कैंसर से जूझते हैं। ऐसे में हम सभी के लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ब्लड कैंसर क्या है और ये क्यों होता है। हमारी आज की इस खास पेशकश में हम ब्लड कैंसर से जुड़े ऐसे ही कई खास पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। आज इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, आर्टेनिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, हरियाणा से। डॉक्टर पवन कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो में। डॉक्टर पवन, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि ब्लड कैंसर क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सितंबर के महीने में ब्लड कैंसर डे मंथ पूरा कमेमोरेट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी हमारे जो सेल्स होते हैं, सिर से लेके पैर तक जो भी सेल्स होते हैं, उन सेल का कैंसर हो सकता है। कैंसर का मतलब ये है कि वो सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 4, 16, 32 इस तरीके से। तो इसी तरीके से ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, तो ये भी एक तरीके के सेल्स होते हैं, तो इनका भी कैंसर होता है। जब इनके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं ब्लड सेल्स के अंदर, तो ये सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं और ये ब्लड कैंसर का रूप लेते हैं। ब्लड कैंसर का मतलब हुआ ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये इनका ही कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। डॉक्टर पवन, मेरा अगला सवाल ये है कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या अंतर है? क्या ये दोनों ब्लड कैंसर के ही रूप हैं? अगर हम ब्लड कैंसर के टाइप्स की बात करें तो लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और माइलोमा ये प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं। लिम्फोमा, जैसे कि लिम्फोमा का मतलब ये होता है कि अगर कैंसर जो व्हाइट ब्लड सेल, दोनों ही व्हाइट ब्लड सेल के कैंसर हैं, लेकिन लिम्फोमा में क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो मरीज को जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लिम्फ नोड्स, गांठों का बढ़ना होता है। जैसे कि हमारे एक्जिला में, नेक में, गले में जो बगल में गांठें होती हैं, या ग्रॉइन में, या अंदर, ये तो ऊपर से जो हम फील कर सकते हैं एग्जामिन करके, और कुछ गांठें हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो कि फील नहीं करी जाती, वो खाली इमेजिंग के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है, सीटी स्कैन या पेट स्कैन या एमआरआई। तो लिम्फोमा खाली इन गांठों को अगर अफेक्ट करता है तो वो लिम्फोमा होता है। अगर ये सेल्स ब्लड में बढ़ने लगते हैं तो उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, यानी कि अगर ब्लड सेल्स, ब्लड में अगर मात्रा इनकी बढ़ती है तो वो ल्यूकीमिया होता है, और लिम्फोमा लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है। डॉक्टर पवन, ब्लड कैंसर किन कारणों से हो सकता है? क्या ऐसा कोई खास कारण है जिसको लेकर हम सभी अपनी जिंदगी में सतर्क रह सकें? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैंसर जो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कैंसर होता है, जैसे रेडिएशन है, फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, फिर कुछ एडिक्शन यानी कि नशा। सारे दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि टोबैको, तंबाकू से जो है लंग का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो एज सच कोई नोन कारण नहीं है जो कि पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि कुछ 2 ही ऐसे नोन कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। एक तो रेडिएशन, वो भी बहुत हाई डोज में, पर उतने हाई डोज का रेडिएशन नॉर्मल सिचुएशन में हमें एक्सपोजर नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन हुआ था रशिया में, चेरनोबिल में, तो और जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था जापान में, तो वहां पे ब्लड कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा पाया गया है। दूसरी चीज होती है कुछ केमिकल कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन जैसे, मोस्टली ये केमिकल्स यूज होते हैं इन पेस्टिसाइड्स और क्या बोलते हैं, ये पेंट इंडस्ट्री, तो इनमें यूज होते हैं। ये 2 कारण है जिनकी वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है, बट यूजुअली नॉर्मल पॉपुलेशन को इनका एक्सपोजर नहीं होता इतना। तो देखा जाए तो कोई ऐसा नोन कारण नहीं है, बट फिर भी हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि खाली ब्लड कैंसर ही नहीं, तंबाकू वगैरह, शराब और सब चीजों से और दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं।
डॉक्टर पवन, क्या ब्लड कैंसर आमतौर पर सिर्फ युवाओं या बुजुर्गों को ही प्रभावित करता है? अगर ब्लड कैंसर का इंसिडेंस हम देखें तो सभी इंसिडेंस में पाया गया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे हॉजकिन लिम्फोमा का कहा जाता है बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा यंगर एज ग्रुप में भी होता है और बड़े लोगों में भी होता है। एज सच अगर देखा जाए तो कुछ नहीं। हाँ, ब्लड कैंसर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए जिनकी एज ज्यादा होती है उन लोगों को ज्यादा होता है। खास तौर से अगर हम AML की बात करें तो वो एज ग्रुप 50 के ऊपर जो लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। अदरवाइज ब्लड कैंसर देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अपने आप में भी बहुत इतना कॉमन कैंसर नहीं होता है। एक शरीर का एक हिस्सा है जिसका कैंसर होता है, इसके अलावा कॉमननेस के हिसाब से और कारण होते हैं। जनरल पॉपुलेशन में इन जनरल अगर हम देखें तो लगभग 5 लाख से 10 लाख में से किसी एक को ब्लड कैंसर का ये इंसिडेंस पाया गया है पूरी दुनिया में। बट हाँ, एज किसी भी एज में हो सकता है। थोड़ा एल्डरली लोगों 50 के ऊपर जो होते हैं उनमें ज्यादा इंसिडेंस पाया जाता है। डॉक्टर पवन, एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया के बीच अंतर क्या है? इसके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। मेनली अगर हम बात करें एक्यूट और क्रॉनिक की, तो एक्यूट का मतलब होता है कि बेसिकली ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन है कि मरीज को लक्षण किस हिसाब से शुरू हुए हैं। एक्यूट में ल्यूकीमिया में क्या होता है कि बीमारी बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी बढ़ती है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स भी बहुत जल्दी आते हैं। जैसे कि सिम्टम्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट ल्यूकीमिया में सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं, मरीज को लक्षण जल्दी बीमारी पता चलती है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया में धीरे धीरे करके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है, तो कई बार पता लगने में भी थोड़ी सी देरी होती है। तो मेन डिफरेंस यही है कि मरीज के सिम्टम्स, लक्षण कैसे हैं, उसके हिसाब से एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकीमिया डिफाइन किया जाता है। डॉक्टर पवन, ब्लड कैंसर के सामान्य लक्षण क्या हैं? उम्र के साथ क्या इनके सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, अगर हम 3 कैंसर में डिवाइड करते हैं ब्लड कैंसर को, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और माइलोमा, तो सबसे पहले हम ल्यूकीमिया की बात करें। ल्यूकीमिया मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। तो जब कैंसर के सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, बढ़ते हैं, तो नॉर्मल सेल नहीं बढ़ते हैं। तो नॉर्मल सेल कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम होता है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन की डिलीवरी करना थ्रू हीमोग्लोबिन। तो जब इसकी कमी होती है तो इसकी वजह से मरीज को थकावट होना और कमजोरी आना, थोड़ा बहुत चलने फिरने पे सांस फूलना, ये दिक्कत हो। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारा इम्यूनिटी से फाइट करना। तो जब इनका कैंसर होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम होते हैं, नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज को बार बार इन्फेक्शन होना, बुखार होना, कहीं और कोई मेजर इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना या कहीं पे पस पड़ जाना। तीसरे जो ब्लड के कण होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट। उसकी कमी की वजह से ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं। तो ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, नाक से, मुंह से, या स्किन पे कोई चकत्ते ब्लीडिंग स्पॉट्स पड़ सकते हैं, ये होते हैं। तो दूसरा जो कैटेगरी है वो मैंने बताया लिम्फोमा। लिम्फोमा में पर्टिकुलरली अगर हम लिम्फोमा के सिम्टम्स देखें तो इसमें गांठों का बढ़ जाना, बगल में, गले में या जांघों में गांठों का बढ़ जाना। और लिम्फोमा के खास सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार आना, वजन का कम होना, कमजोरी होना या बहुत ज्यादा पसीना आना, खास तौर से रात के समय। तीसरा जो कैंसर टाइप होता है वो होता है माइलोमा। माइलोमा जो होता है वो किडनी को भी अफेक्ट करता है और हड्डियों को भी अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से कमजोरी, बुखार आना या हड्डियों में दर्द होना, खास तौर से बैक में दर्द होना। और दूसरा होता है कि किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि यूरिन आउटपुट कम हो जाना या पैरों में सूजन होना या शरीर में सूजन होना। तो इस हिसाब से ब्लड कैंसर के लक्षण होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैंसर जो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कैंसर होता है, जैसे रेडिएशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए जैसा मैंने बताया कि बार बार थकावट होना, कमजोरी लगना, वजन का कम होना, बुखार आना, कहीं पे इन्फेक्शन होना और वो यूजुअल एंटीबायोटिक या दवाइयों से ना ठीक होना, या किसी को कोई ब्लीडिंग सिम्टम्स, कहीं से ब्लीडिंग आना, जैसे नाक से, मुंह से या स्किन में कोई चकत्ते पड़ने, तो ये ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। या गांठों का बढ़ना, यानी कि लिम्फ नोड का बढ़ना। डॉक्टर पवन, CLL ल्यूकेमिया का सबसे आम रूप है। CLL बाकी ब्लड कैंसर से कैसे अलग है? CLL सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक, जैसा मैंने पहले बताया कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया, ये क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोइड सेल्स होते हैं और माइलॉइड सेल्स होते हैं। तो एक तो माइलॉइड कैंसर होता है CML और दूसरा होता है CLL, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। तो क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया यूजुअली बड़े लोगों की बीमारी होती है जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर होती है। कई बार ज्यादातर केस में ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है कि मरीज किसी और कारण के लिए गया और उसने ब्लड टेस्ट अपने कराए और उसमें TLC हाई आया।
कई बार वो लोग अपने रूटीन चेकअप के लिए कुछ और प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर, क्योंकि इस एज में अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और प्रॉब्लम होती है। कई बार मरीज सर्जरी वगैरह कुछ ऑपरेशन कराने जाते हैं और कोई प्रोसीजर, या कई बार रूटीनली ब्लड टेस्ट चेक कराते हैं और उसमें पता चलता है कि उनका टीएलसी हाई है और उसमें लिम्फोसाइट्स ज्यादा आते हैं। तो ये कई बार इस ज्यादातर केस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और कई बार इतना एसिम्प्टोमेटिक होता है कि सीएलएल के ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, उसकी स्टेजिंग होती है। तो उसमें पर्टिकुलर लक्षण होते हैं, ब्लड टेस्ट की कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। बट ज्यादातर केस में अगर देखें तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है सीएलएल में। डॉक्टर पवन, क्या सीएलएल जेनेटिक हो सकता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति सीएलएल से पीड़ित है तो क्या उसके बच्चे भी भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सीएलएल जेनेटिक, ज्यादातर कैंसर अगर हम देखें ब्लड के तो वो जेनेटिक नहीं होते हैं। अगर परिवार में किसी को है तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि परिवार में किसी और को भी होगा, या उसको या उसके बच्चों को या उसके भाई बहन को होने की संभावना बहुत ही रेयरली, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं जो कि जेनेटिक हो सकते हैं, बट ज्यादातर ब्लड कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं। उसी प्रकार से सीएलएल भी जेनेटिक नहीं होता। जेनेटिक्स में जैसे अगर हम देखते हैं कई बार ली फ्रॉमनी सिंड्रोम या इस टाइप की होती है, ये मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं और यूजुअली जो जेनेटिक वाले होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके लक्षण जो डिटेक्ट होता है परिवार में वो यूजुअली यंगर एज ग्रुप में, यानी कि बच्चों में वो ब्लड कैंसर पता लगता है। तो उसमें मॉलिक्यूलर टेस्ट, जब किसी को भी अगर ब्लड कैंसर होता है उस एज में होता है तो हम मॉलिक्यूलर टेस्ट भी कराते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइप की मॉलिक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तो उसमें केस में कई बार स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है और उन लोगों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि कुछ इनहेरिटेड मैरो फेलियर सिंड्रोम जिसमें कि ब्लड सेल काउंट कम होते हैं, तो उसमें परिवार में कराए, उसमें ब्लड कैंसर का इंसिडेंस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस प्रकार से उसमें हमें परिवार के, और मतलब कि अगर किसी बच्चे को है तो उसके भाई बहन की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर किसी को इनहेरिटेड मैरो फेलियर सिंड्रोम है जैसे फैंकनी एनीमिया, डायमंड ब्लैकफन एनीमिया, इन सब में एमडीएस या ब्लड कैंसर होने की संभावना भी हो सकती है। डॉक्टर पवन, मेरा अगला सवाल, ब्लड कैंसर डायग्नोज करने के लिए किस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, ब्लड कैंसर डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट तो सबसे पहले तो सीबीसी, जिसमें हमें की यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट और पेरिफेरल स्मीयर, ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि पता लगता है कि हाँ ब्लड कैंसर है। उसमें कैंसर के सेल्स दिखाई देते हैं स्मीयर में ब्लड, और डॉक्टर पैथोलॉजी जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं उसमें। उसके बाद फिर स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर स्टडीज हैं, वो मेनली करे जाते हैं ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंट होता है। वो मेनली जो होते हैं ये सारे ब्लड टेस्ट और एक बोन मैरो टेस्ट भी का, जो कि आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है। इन सब टेस्ट के रिपोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर पवन, ब्लड कैंसर का इलाज क्या है? क्या इसको रोका जा सकता है? पहले तो मैं रोकने की बात करता हूँ, यानी कि प्रिवेंशन। तो अगर ऐसा, जैसा मैंने बताया कि कोई अगर रोकने का ये होता है कि अगर किसी को किसी भी बीमारी में अगर हम रोकने की उसको बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो अगर रिस्क फैक्टर होगा तो हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर को रोका जा सकता है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड कैंसर के लिए कोई खास रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको रोका भी नहीं जा सकता है। अगर किसी को होना है तो वो होगा, ठीक है। तो कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी नहीं है कि ब्लड कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके। अब बात करते हैं अगर हम इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का है। जैसे मैंने बताया लिम्फोइड, माइलॉइड, यूजुअली ज्यादातर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, लिम्फोमा के लिए रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट होती है, माइलोमा में सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के लिए रेडिएशन होता है, और मेनली कीमोथेरेपी। और कुछ एक कंडीशन में जिनकी हाई रिस्क डिजीज होता है उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिससे कि ब्लड कैंसर को क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर पवन, मेरा अगला सवाल है कि क्या लिम्फोमा के लिए ओरल दवाइयां उपलब्ध हैं जिन्हें पेशेंट्स घर पर आसानी से ले सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल कोविड सिचुएशन में ज्यादातर लोग हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, सब लोग के अंदर डर भी है। इवन डॉक्टर भी, हम लोग भी कई बार एडवाइस करते हैं, ऑप्शन अगर होता है तो हम ओरल ऑप्शन देते हैं। अगर हम देखें तो हर साल ऑन्कोलॉजी और में बहुत डेवलपमेंट, कई
मतलब आप ये समझ लीजिए 5-10 नई दवाइयाँ आ रही। इसी तरीके से क्रॉनिक लिम्फोमा ये उसमें मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि इब्रूटिनिब है, फिर उसके बाद और भी हैं, इडेलसिब है। कुछ दवाइयाँ इसमें इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कुछ दवाइयाँ इंडिया में अवेलेबल है, जनरिक भी अवेलेबल है। अब CML जैसे अगर हम इलाज की बात करें तो CML की इसका तो ट्रीटमेंट पूरा ही हो गया है। हाँ जी, लिम्फोमा के लिए अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो बहुत आजकल काफ़ी डेवलपमेंट भी है और कई सारी दवाइयाँ हैं लिम्फोमा के लिए भी हैं, जो कि हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं और वो घर पे बैठ के ले सकते हैं। इसमें एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि इब्रूटिनिब है, एक्लाब्रूटिनिब है, ये CLL के लिए दिया जा सकता है, इवन लिम्फोमा के लिए भी दिया जाता है, जैसे DLBCL। फिर कई बार लेनालिडोमाइड या और भी दवाइयाँ हैं जो कि घर बैठ के पेशेंट ले सकते हैं। तो यस, और आज के सिनेरियो में ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड के सिचुएशन में ना तो हम ही लोग मतलब फिजिशियंस और ना ही पेशेंट हॉस्पिटल के विजिट करना चाहते हैं। तो सभी के लिए नहीं, बट हाँ कुछ बीमारी में कुछ एक इंडिकेशन में यस ओरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर पवन, हम ये देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से इलाज के तरीकों को भी बदलना पड़ रहा है। आपके अनुसार कोविड-19 ने ब्लड कैंसर के इलाज को आज कैसे बदला है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, बहुत सारी चीजें, जैसे माइलोमा में ओरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, CLL में ओरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, CML में ओरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। CLL पहले जो होता था ये कीमोथेरेपी के द्वारा ही ट्रीट किया जाता था, बट पिछले 4-5 साल में अगर हम देखें, और ये सारी दवाइयाँ, इब्रूटिनिब का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, और अभी एक रिसेंट दवाई जो कि और बेटर है, एक्लाब्रूटिनिब, जो कि हमारे देश में उपलब्ध है। उसकी इन दवाइयों से पर्टिकुलरली कोविड सिचुएशन में हम बेटर तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं, अच्छे रिस्पांस रेट्स हैं, और दूसरी चीज ये है कि मरीज को अस्पताल के बहुत चक्कर नहीं लगाने होते हैं, महीने में एक बार वो आके दिखा सकते हैं। सो ये काफी चीजें मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है, और पर्टिकुलरली कोविड में इसका काफी बेनिफिशियल है। इस दौरान अगर हम देखें तो मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में हूँ, ये गुरुग्राम में स्थित है, और हमारे यहाँ ब्लड कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की ट्रीटमेंट सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, कीमोथेरेपी हो या OPD भी। कोरोना के दौरान में खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वाली, हमने सभी ने देखा पिछले वाली वेव किस तरीके से थी, और जो ये सेकंड वेव आई है उसमें भी जो हालत थी, उसमें हॉस्पिटल सारे ओवरवेल्म थे, बेड नहीं मिल रहे थे। उस दौरान हमने भी अपने मरीजों को, जो लोग जिनको कि दिया जा सकता था कि ओरल ऑप्शन या घर बैठ के या कुछ इंजेक्शन जो वो घर पे लगा सकते थे अपने बीमारी को कंट्रोल करने, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल नहीं आना चाहते थे, और हम लोग भी नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि कैंसर के मरीज अगर हम देखें तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो होते हैं, इनको रिस्क होता है। और अगर किसी नॉर्मल पर्सन को अगर कोरोना होगा या किसी कैंसर के पेशेंट को कोरोना होगा, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं मॉर्बिडिटी और इवन मॉर्टेलिटी के। तो उस कंडीशन में हमारी सलाह यही थी, हमने इस तरीके से मैनेज भी किया। कई बार हमने पेशेंट से अपना वीडियो काउंसलिंग या वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी हमने उनको एडवाइस किया, जो हमारे पुराने पेशेंट्स, अब देखिए कुछ अगर इमरजेंसी है जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया है, उस कंडीशन में हम उनको नहीं एडवाइस कर सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें तो आना ही पड़ेगा अस्पताल में। तो हमारे यहाँ भी पूरी तरीके से जो कोविड वाले सिचुएशन में जिस समय ये वेव आई थी, तो उस समय भी हमारे जो ऑन्कोलॉजी के जो बेड्स थे वो हमने रिजर्व करके रखे थे कि अगर इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो एटलीस्ट, या इवन कोविड सिचुएशन में भी जो पेशेंट आए उनको उस तरीके से वहां मैनेज किया गया। डॉक्टर पवन, ब्लड कैंसर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी की जानकारी अगर सही वक्त पर मिल जाए तो उसके खतरनाक परिणामों से बचा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए आप ब्लड कैंसर को और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।